बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू एएस नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है घर घरौंदा और उसे तहरीर किया है फौजिया एहसान राना ने। तो आइए शुरू करते हैं। अहमद ने कसलमंदी से करवट बदली और मुंदी मुंदी आंखों से अपनी पहलू में लेटी निदा को देखा। वो सोते में भी मुस्कुरा रही थी। अहमद के लबों को भी एक मशहूर कुन सी मुस्कान ने छुआ। चंद सानिये अहमद ऐसी ही महवियत से टिकटिकी बांधे निदा को देखता रहा। रात से अम्मा की तबीयत नासाज थी। अहमद के जहन में आया और वो एक झटके से कंबल परे धकेलता उजलत में बेड से उतरा और कमरे के पर्दे सिरका दिए। मलगजा अंधेरा छटा तो कमरा रोशनी से भर गया। अहमद ने सेल फोन उठाकर टाइम देखा। ऑफिस टाइम होने जा रहा था। निदा उठो यार, नाश्ता बना दो, मैं लेट हो रहा हूँ, अहमद ने वॉशरूम में छपाक से घुसते हुए कहा। निदा ने जरा की जरा आंखें खोली, ख्वाबीदा निगाहों से कमरे की छत को घूरा और दोबारा से कंबल ओढ़ा और करवट बदल कर सो गई। अहमद तौलिए से बाल रगड़ता हुआ कमरे में आया तो ठिठक कर रुक गया। निदा बेसुध सो रही थी। निदा यार क्या हो गया है? अहमद ने उसके ऊपर से कंबल खींचा तो निदा ने सर्दी से खाइफ होकर अपनी टांगों को इकट्ठा करके पेट के साथ लगा लिया। अहमद ने निदा के गठरी बने धान पान से वजूद को देखा। वो इतनी मज़का खेज लग रही थी कि बेसाख्ता उसकी हंसी छूट गई। अहमद ने निदा के ऊपर कंबल डाल दिया और खुद वो ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। निदा टस से मस न हुई। अहमद मसरूफ से अंदाज में उसे एक नजर देखता रहा। उसे निदा की ढिठाई पर दुख भी हुआ। वो बदस्तूर सोती रही। निदा को चंदा परवाह नहीं थी, बस अपनी नींद ही प्यारी थी। अहमद ने कमरे से निकलते हुए एक तासुफ भरी निगाह उस पर डाली और आहिस्तगी से दरवाजा बंद करके बाहर निकला और बगैर नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। ऐसा कभी नहीं होता था। शकीला बेगम हमेशा ही अहमद के लिए उसकी पसंद से नाश्ता बनाया करती थी। अहमद उनका अकलौता बेटा था, बेवा माँ का सहारा था, बहुत ही अच्छा और ताबेदार बेटा था। शकीला ने बहुत चाव और अरमानों से अहमद की शादी की थी और शादी के बाद भी वो बेटे और बहू के लिए खाना नाश्ता खुद बनाया करती थी। बहुत मेहनती खातून थी। उन्हें बैठने की आदत तो थी ही नहीं, इसलिए हर वक्त किसी न किसी काम में लगी रहती थी। कल रात से उन्हें हल्का सा बुखार था, वो सो नहीं पाई थी। यही वजह थी कि अहमद भी रात भर ढंग से आराम नहीं कर सका था और निदा, उसने तो शकीला के कमरे में झांक कर भी नहीं देखा था। जल्दी ही सो गई थी और उसकी नींद अब भी नहीं टूटी थी। उसकी तबीयत के पेश नजर अहमद ने अपनी माँ को जगाना मुनासिब नहीं समझा और बिना नाश्ता किए ही चला गया। कोई 11 बजे के करीब शकीला बेगम की आंख खुली थी। अब भी उन्हें बुखार था। वो बिस्तर से उठी और अपना लिहाफ तय करके स्टोर रूम में रखा और अपनी बेडशीट झाड़ कर बिछाई। यह उनकी बरसों पुरानी आदत थी कि बिस्तर उठाकर फौरन ही चादर झाड़ के सेट भी कर देती थी। वो कमरे से निकली, सहन में हल्की धूप फैली हुई थी, साथ में ठंडी हवा भी चल रही थी। निदा अब भी सो रही थी। शकीला ने अपने लिए 2 टोस्ट सेंके और 1 कप चाय का बनाया। एक छोटी ट्रे में रखकर वो सहन में आ गई। वहीं तख्त पर बैठकर उन्होंने नाश्ता किया, मगर हवा काफ़ी ठंडी थी, इसलिए उन्हें कपकपी तारी हो गई तो वो उठ गईं और दोबारा अपने कमरे में आ गईं। उन्हें बदन में दर्द महसूस हो रहा था। वो लेट गईं, काफ़ी देर करवटें बदलती रहीं। लगता था उनको फिर से बुखार हो रहा था। वो कराह रही थीं। उनके बदन पर लर्जा तारी था। उन्हें लेटे चंद सानिये गुजरे थे, तभी अहमद की कॉल आ गई। शकीला ने अपनी दुखती हुई आंखों को बमुश्किल खोलकर मोबाइल फोन देखा। अहमद की कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जी, अहमद ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो? शकीला ने अपनी नकाहत को छुपाते हुए पूछा। मैं ठीक हूँ। सुबह जब मैं ऑफिस जा रहा था तो आपके कमरे में गया, आप तो सो रही थी, इसलिए आपको बेआराम नहीं किया, अहमद ने फिक्रमंदी से कहा। शकीला अपने बेटे की सादतमंदी पर निसार हो गई। बस बेटा मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र ना करो। मैं निदा को कॉल कर रहा था, मगर शायद वो अभी तक सो रही है। निदा जाग रही थी, अभी मेरे कमरे में मुझे नाश्ता देकर गई है, किसी काम में लग गई होगी। शकीला ऐसी ही थी, पर्दा रखने वाली। बेटा तुमने नाश्ता किया था कि नहीं? मुझे जगा लिया होता। शकीला अब भी इसी गम में थी कि कहीं वो बिना नाश्ते के तो नहीं चला गया। अरे नहीं अम्मी, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए निदा ने मुझे नाश्ता बना दिया था। वो खुश हो गई। वो भी तो उनका ही बेटा था, दिल रखने वाला, एहसास करने वाला। कैसे निदा की बुराई करता अपनी माँ से। चले अम्मी, आप आराम करें, अहमद धीरे से बोला। उसके लहजे में फिक्र घुली हुई थी। जीते रहो। शकीला खुश थी कि निदा ने अहमद को नाश्ता दे दिया और अहमद अपनी जगह खुश कि क्या हुआ जो निदा ने मुझे नाश्ता बना के नहीं दिया, मेरी अम्मी का तो ख्याल किया ही है ना। अहमद निदा से बहुत मोहब्बत करता था। जो हल्की सी खफगी अहमद के दिल में निदा के लिए थी, वो अब धुल चुकी थी। उसने मुस्कुराते हुए निदा को कॉल की। सर चुकर के कॉल पिक भी कर ली गई थी। क्या चल रहा है? अहमद के लहजे में मोहब्बत छलक रही थी। सो के उठी हूँ,
वो जुमाई रोक कर बोली, निदा तुमने मेरा और अम्मी का एहसास किया, अम्मी को नाश्ता बना के दिया, यार मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अहमद ने कहा तो निदा का मुंह खुल गया। वो मिनमिनाने लगी। उससे कोई बात ही नहीं हो पा रही थी और अहमद समझ रहा था कि निदा इनकिसारी में बोल नहीं पा रही है। रिश्तों को एहसास से ही मजबूत किया जा सकता है। यही वो वाहिद जज्बा है जो दिलों को जोड़ के रखता है और मेरा तो दुनिया में अम्मी के सिवा और कोई है ही नहीं। अहमद की आवाज में खुशी झलक रही थी। जी, निदा आहिस्तगी से बोली। हल्की सी शर्मसारी के एहसास ने उसे अपने हिसार में ले लिया। इंसान की इज्जत उसके काम और मेहनत की वजह से होती है निदा, और अपनी इज्जत खुद बनाना पड़ती है। मेरे मामले में गफलत बरतोगी तो कोई बात नहीं, मगर मेरी अम्मी ने मेरे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। अमर की बात पर निदा का मुंह बन गया। जरा देर पहले की नदामत कहीं हवा में तहलील हो गई। एक तो अहमर का ये अम्मी नामा निदा को बहुत नागवार गुजरता था। निदा का मुंह बन गया। वो हूँ हाँ करती रही। ओके अहमर, मैं जरा अम्मी को देख लूँ, फिर लंच की भी तैयारी करनी है। निदा ने जान छुड़ानी चाहिए और दूसरी तरफ अहमर को उस पर टूट के प्यार आया था। निदा की आज की केयर ने उसे खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया था। निदा उसका इंतखाब थी और वो अम्मी के सामने अपनी बीवी के हवाले से शर्मिंदा नहीं होना चाहता था। अच्छा बात सुनो निदा, मैं खाना बाजार से लेकर घर आ रहा हूँ, तुम मत बनाना। निदा की अब जान में जान आई। वो बना भी कब रही थी, अभी तो वो उठी ही थी। बस जान बख्शी करवाने के लिए उसने कह दिया, मगर ये बात भी उसी के हक में गई थी। अब अहमर खुश था और लंच भी बाहर से आ रहा था। निदा ने मस्ती के आलम में एक अंगड़ाई ली और वॉशरूम में घुस गई। मुंह हाथ धोकर निदा ने अपने लिए एक कप चाय बनाई और अपने कमरे में आकर टीवी लगाकर बैठ गई। चैनल सर्चिंग करते हुए उसने बिस्किट चाय में डबो डबो कर खाए, चाय पी और कंबल लेकर लेट गई। और टीवी देखते देखते उसे पता भी नहीं चला कब उसकी आंख लग गई। अहमद ने होटल से खाना पैक करवाया और गाड़ी में आकर बैठ गया। गाड़ी ड्राइव करते हुए अहमद मुस्कुरा रहा था। निदा का खूबसूरत चेहरा उसकी निगाहों में समाने लगा। निदा उसकी मोहब्बत थी, उसकी अवलीन चाहत थी, और मोहब्बत का तो हर रूप ही दिलकश लगा करता है। मोहब्बत की हर अदा दिलनशीन हुआ करती है। 6 माह पहले उन दोनों की शादी हुई थी। अहमद की शादी बहुत धूमधाम से हुई थी। एक एक इवेंट को अहमद ने निदा के संग यादगार बनाने की कोशिश की थी। वो एक कंपनी में अकाउंटेंट था। वो निदा का तब से दीवाना था जब से उसने मोहब्बत को जाना था, महसूस किया था। तभी अहमद ने सिर्फ निदा को ही चाहा था। वो उसके दोस्त हसन की बहन थी। शादी तय होने में थोड़े से मसले मसाइल हुए तो अहमद इतना हवास बाख्ता हुआ कि वो जो कभी मज़ारों पर नहीं जाया करता था, अब निदा को हासिल करने की लगन में वो मज़ारों पर जा जाकर मन्नतें मांगने लगा। निदा अहमद की आंख में सजने वाला पहला ख्वाब था जिसकी ताबीर में वो सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार था। वो अल्लाह के हजूर सर झुकाकर सजदों में निदा को मांगा करता था और फिर उसकी सारी दुआएं रंग लाई थी। अहमद ने निदा को पा लिया तो उसकी बेकरार रूह सैराब हो गई। वो उसे देख देख कर जीता था। उसे निदा की हर अदा अनोखी दिखाई देती थी। वो उसकी मनचाही लाडली बीवी थी, उसके मनांगन में महकती थी। शकीला बेवा थी। वो अहमद की पसंद के मुताबिक निदा को बहुत चाव और अरमानों से ब्याह कर लाई थी। 6 माह में शकीला बेगम ने निदा को कोई काम नहीं करने दिया। वो खुद हर वक्त घर के काम काज में लगी रहती थी। अहमद निदा को टोकता रहता कि अम्मी के साथ मदद करवाया करो, अम्मी के पास जाकर बैठा करो, मगर वो सुनी अनसुनी कर देती। फिर शकीला भी रवायती सास नहीं थी कि कोई रोक टोक करती या बेटे से शिकायतें लगा लगा कर उसका दिल खराब करती। शकीला सुबह सुबह उठ जाती थी, नमाज के बाद कुरान पढ़ती, फिर किचन में चली जाती। अहमद ने ऑफिस जाना होता था। शकीला उसे नाश्ता देती। वो निदा को आवाज़ें देता रहता, मगर वो उठती नहीं थी। वो उसे सोता छोड़कर चला जाता। निदा 11 बजे उठती और निदा को भी शकीला ही नाश्ता बनाकर देती। नाश्ते के बाद निदा टीवी देखती रहती या कभी कभी शकीला के पास भी बैठ जाती। शकीला लंच की तैयारी कर रही होती और निदा टीवी देखती रहती। शकीला को दुख होता कि निदा को उनके बुढ़ापे का एहसास नहीं और ना ही वो ये जानती थी कि इस घर की बहू होने के नाते उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं। शकीला उसे क्या समझाती जब उसे खुद ही कोई एहसास नहीं था। वो अपने घर में कोई बदमजगी नहीं चाहती थी। रोक टोक से घर की फिजा में एक बोझलपन पैदा हो जाता है जो घर के हर फर्द के आसाब को कशीदा रखता है। वो जमाना शनास औरत थी। जिंदगी की तलखियां नरमियां झेले बैठी थी, कभी बेटे को परेशान नहीं करती थी। शकीला का लाख दिल करता कि वो बहू को समझाएं कि ये घर उसी का है, वो अपनी जिम्मेदारियां पहचाने और उन्हें खुश उसलूबी से निभाए, मगर उनकी उसे कहने की हिम्मत नहीं होती थी। मबादा वो उसे तंबीह करें और निदा एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल दे या बदतमीजी करे तो उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। ऐसी बातें सोचकर वो चुप की रह जाती। वैसे भी निदा का रवैया इतना लिए दिए वाला होता कि शकीला अपने खौल में सिमट कर रह जाती।
अहमद ने गाड़ी घर के बाहर ही खड़ी कर दी थी। वो खाने वाले शॉपर्स उठाए घर में दाखिल हुआ था। घर का दरवाजा खुला हुआ था। वो ठिठका। रोज वो बेल देता था तो शकीला बेगम दरवाजा खोलने आया करती थी, और आज दरवाजा बंद ही नहीं था। जैसे वो छोड़ गया वैसे ही था। अहमद किचन में आया। खाने के शॉपर्स स्लैब पर रखे। एक बिल्ली तेजी से किचन से भागकर बाहर निकली। अहमद ने हैरत से देखा, चूल्हे के पास न जाने कब का दूध रखा हुआ था, जिसे कुछ बिल्ली ने पी लिया था और कुछ गिरा दिया था। चूल्हे पर चाय का सॉसपैन भी उल्टा पड़ा था। ये भी कारनामा बिल्ली का ही था। ऐसे पोहड़पन का मुजाहिरा अपनी जिंदगी में अहमद ने अपने घर में कभी नहीं देखा था। गुस्से की एक लहर उसके अंदर से उठी। आसाब तन से गए। अहमद तनतनाता हुआ किचन से निकला और निदा की तलाश में बेडरूम में चला गया। वहाँ के मंजर ने अहमद को और गुस्सा दिला दिया था। टीवी फुल वॉल्यूम में चल रहा था और निदा बेखबर सो रही थी, और उसके पास ही बेड पर चाय का कप औंधा पड़ा था। अहमद को जी भरकर कराहियत आई थी। उसने जले दिल के साथ टीवी बंद किया, कप वहाँ से उठाया और सोती हुई निदा को तासुफ से देखा। उसकी नफासत पसंद तबीयत पर यह सब बहुत ग्रां गुजरा। अहमद को शदीद रंज का झटका लगा था। ऐसी अबतर हालात घर में देखने का वो आदि नहीं था। अहमद माँ को आवाजें देता उनके कमरे में गया तो वो बुखार में बुरी तरह फूंक रही थी। अहमद के अंदर एक गहरा मलाल उतरता चला गया, और सही मायनों में आज पहली बार उसे निदा की बेपरवाही और बेहिसी ने दुखी किया था। वो तेज तेज सांसें लेता उजलत में डॉक्टर को फोन कर रहा था। उसकी आती जाती हर सांस में धुआं सा भर रहा था। उसकी माँ इतनी बुरी हालत में बेजारो मददगार पड़ी हुई थी, और निदा वो जी भर कर बददिल हुआ था। अहमद माँ की पट्टी से लगकर बैठा था। दवाई खा के वो सो रही थी। निदा भी वही थी, मगर अहमद उससे बात नहीं कर रहा था। अहमद का मुंह फूला हुआ था। वो निदा को जब भी देखता उसकी निगाहों में एक शोला सा लपकता, जिसमें शिकवा था, दुख था, खफगी थी, खामोश गिला था। निदा ने अहमद का कब ऐसा रूप देखा था? वो तो कभी नाराज ही नहीं होता था। हर वक्त निदा पर जानिसार रहता, हर लम्हा मोहब्बतें निछावर करता, और अब कितना बेमोहर सा हो गया था। अहमद का इतना सर्द रवैया निदा से सहा नहीं जा रहा था। अहमद निदा के लबों से निकली बात को हरफ आखिर की तरह अहमियत देता था। वो कड़ी दोपहरों में निदा की एक झलक देखने के लिए घंटों खड़ा रहता, और अब इस समय कितना अजनबी लग रहा था। निदा ने शिकवा कुनाह नजरों से उसे देखा, मगर वो उसे देख ही कब रहा था। निदा का दिल दुख से भरने लगा। वो अपने होंठ कुचलते हुए उठी और डुबडुबाई आंखों से उमड़ते आंसू लिए भागती हुई अपने कमरे में जाकर औंधे मुंह लेट गई और चहको पहको रोने लगी। उसकी सिसकियां कमरे में इर्तियाश बपा कर रही थी। कुछ देर वो ऐसे ही रोती रही। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। जब वो रो रो के थक गई तो बेड पर पड़ा अपना सेल उठाकर अपनी अम्मी का नंबर मिलाने लगी। इसी असना में गिराज से गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। अहमद अपनी अम्मी को डॉक्टर के पास लेकर जा रहा था। निदा ने नाक सिकोड़ी मेरी बला से। अस्सलाम वालेकुम अम्मी कहते ही वो जार जार रोने लगी। दूसरी तरफ जीनत के हाथ पांव कांपने लगे। क्या हुआ है, क्यों रो रही हो बेटी? जीनत बौखला गई। ये पूछें क्या नहीं हुआ? निदा ऐसे चिल्लाने लगी जैसे उस घर में उस पर किसी ने बहुत मजालिम ढाए हों। अरे बेटा चुप हो जाओ और इत्मीनान से मुझे बताओ कि हुआ क्या है, मेरा दिल होल रहा है। जैनब दहल गई थी। अल्लाह खैर करे, ऐसा क्या हो गया? अम्मी वो अहमद जो इतना चाहने वाला बना फिरता था अब बदल गया है, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। निदा ने सिसकियों के दौरान कहा था। उसकी सिसकियां बुलंद हो रही थी। जैनब को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या ओल फोल बके जा रही थी। मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा बच्चे। अच्छा ये बताओ शकीला बाजी कहाँ है? जैनब को कुछ नहीं सूझा तो ये कह दिया, वही तो है फसाद की जड़। जरा सा बुखार क्या हुआ, चारपाई ही पकड़ कर लेट गई, और अहमद माँ की पट्टी से लगा बैठा है, चोंचले ही खत्म नहीं हो रहे। निदा अपने दिल की भड़ास निकाल रही थी, और दूसरी जानिब जैनब वर्ताए हैरत में डूबी सोच रही थी कि ये निदा बोल रही है। शर्म करो निदा, कोई अपने बड़ों के लिए ऐसी जुबान इस्तेमाल करता है, और तुम्हें इस वक्त शकीला बाजी की तीमारदारी के लिए उनके पास होना चाहिए था, और तुम फोन पर बेकार की हाँक रही हो। बहुत अफसोस हुआ मुझे तुम पर। फोन बंद करो और उनके पास जाओ। अपनी अहमकाना हरकतें छोड़ दो। अब तुम एक खलिंडरी लड़की नहीं हो, शादीशुदा हो। खुद की जिम्मेदारी पहचानो। जाओ उनके पास और अपने होने का सबूत दो बेटा। अपने साथ रहने वालों को अपने वजूद का एहसास अपनी मोहब्बत से दिलाना पड़ता है। बंद करो फोन बेवकूफ। मैं अभी आती हूँ शकीला बाजी की खैरियत मालूम करने के लिए। जैनब ने खड़ाक से फोन बंद कर दिया और निदा सेल को घूरते हुए एक बार फिर से रो दी। उसकी माँ ने उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई थी। निदा की अपनी माँ भी उसकी बात नहीं सुन रही थी। वो सुलझी हुई खातून होने के नाते रिश्तों की नजाकतों को समझती थी, इसलिए उन्होंने निदा को डिपट कर रख दिया था। अक्सर माएं अपनी बेटियों का घर खुद उजाड़ देती हैं। अपनी बेटी को सरजनिश करने की बजाय उसकी हर ऊट पटांग और गलत बात में उसका साथ देना भला ये कहाँ की दानिशमंदी है? ये सब कम अज कम
जैनब तो नहीं कर सकती थी। जैनब और उनका बेटा हसन शकीला की तीमारदारी के लिए आए थे। शकीला इतनी वफादार खातून थी कि वो इतनी खराब तबीयत में भी उन दोनों से बहुत अच्छे से मिली। अलबत्ता अहमर का मूड कुछ बिगड़ा सा था। जैनब झींप सी गई, उन्हें शर्मिंदगी हो रही थी। निदा ने चाय बनाई थी। वो दोनों कुछ देर बैठे रहे, फिर इजाजत लेकर जाने लगे तो निदा उनको दरवाजे तक छोड़ने आई। हसन गाड़ी में जा बैठे, तभी जैनब ने शिकवा भरी निगाहों से निदा को देखा। उनकी निगाह बड़ी काटदार थी। निदा बेसाख्ता नजरें चुराने लगी। घर के बुजुर्ग रोशनी होते हैं बेटा, इन चिरागों को बुझने से बचा लेना ही दानिशमंदी है, वरना घर ही नहीं दिल भी हमेशा हमेशा के लिए अंधेरों में डूब जाते हैं। घुप अंधेरों में बुजुर्ग मनो मट्टी तले जा सोते हैं, घर वीरान रह जाते हैं। दुआ जो एक ढाल होती है, घर के बुजुर्ग बेलोस दुआएं देते हैं। बच्चे खुद को उस दुआ से महरूम ना करो, इस सच्चाई को समझो। अभी वक्त तुम्हारे हाथ में है। शकीला बाजी का ख्याल रखो, हम तो बुझते हुए चिराग हैं। कब आंख बंद हुई, कब घर से बाहर, फिर जो दिल करे करना। जैनब का चेहरा सुता हुआ था, वो किसी गहरी सोच में थी। उदास और दिल गिरफ्तार टूटी सी चाल चलती गाड़ी में बैठी और अजीब सी खाली खाली नजरों से निदा को देखा और अपने हाथ चेहरे पर रख लिए। गाड़ी चली गई और निदा वहीं ता देर खड़ी, खाली उस जहनी की कैफियत थी और निदा का रंग फक था। कुछ लम्हे वो शर्मसार सी रही। शकीला की तरह ही जैनब भी एक बेवा औरत थी। हसन और निदा उनके ही दो ही बच्चे थे। माली हालात ज्यादा अच्छे नहीं थे। जैनब लोगों के कपड़े सिलाई किया करती थी। कुछ और की पेंशन का आसरा था। गुजर बसर बमुश्किल होती थी। वह बहुत खुददार और नेक दिल औरत थी। दो बच्चों के साथ बूढ़ी सास की खिदमत भी दिलो जान से की। निदा अभी पढ़ाई से फारिग ही हुई थी कि शकीला अपने इकलौते खूबरू बेटे अहमर का रिश्ता लेकर आ गई। अहमर मोहल्ले का लड़का था, देखा भाला, नेक, कमाऊ। हसन और अहमर की मुशक्कत का सफर साथ साथ था। रिश्ता हर लिहाज से अच्छा था, इसलिए फौरन कबूल कर लिया गया। शकीला भी बहुत अच्छी औरत थी, मामला फहम, साबिर, समझदार और दानिशमंद, इतनी के जहेज लेने से इनकार कर दिया। यानी दर पर्दा जैनब और हसन की इज्जत रख ली, उनका भरम रख लिया, वरना उनमें इतनी माली सकत थी भी नहीं कि वो जमाने के बदलते रुझानात के मुताबिक जहेज दे सकते। शकीला ने खुद कमरे में फर्नीचर खरीद कर रखा था। जैनब ने बेटी 3 कपड़ों में रुखसत कर दी थी और निदा इतनी कमअकल और खुश फहम ये समझे बैठी थी कि वो चाही गई है तो हमेशा चाही ही जाएगी। उसे कोई मेहनत मशक्कत करने की कतई जरूरत नहीं। मगर वो नहीं जानती थी कि मर्द चाहे जितना भी जानेसार करने वाला हो, अपनी माँ से ज्यादा बीवी से मोहब्बत कभी नहीं कर सकता। और माँ भी शकीला जैसी बेजरर और मेहनती। जैनब कदरदान थी। वो शकीला की अच्छी आदत को जानती थी, इसलिए उन दोनों माँ बेटे की दिल से इज्जत भी करती थी। शादी के 6 माह तक शकीला घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती रही और निदा मोहब्बत खेलती रही। अहमद दबे दबे लफ्जों में निदा को कहता रहता था कि अम्मी का हाथ बटाया करो, मगर वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी। उसने अपनी पसंद की रविश ही अपनाई हुई थी। वो खुद को कोई शहजादी समझ रही थी। नादान ये नहीं जानती थी कि मोहब्बत पा लेना कमाल की बात नहीं है, उस मोहब्बत को संभाल कर रखना अक्लमंदी है। रिश्तों को पूरी ईमानदारी के साथ एहसास की लड़ी में पिरो कर रखना पड़ता है। अपने खुलूस से, अपने रवैये से तमाम रिश्तों को उस लड़ी में फूलों के मानिंद पिरोकर सेंत सेंत कर रखना पड़ता है। मगर निदा अपने नाम की ही एक बेपरवाह थी, जिसे समझ ही नहीं आती थी। शकीला की तबीयत बेहतर थी। वो हस्बे मामूल नाश्ता बना रही थी। अहमर ने सेल पर अलार्म सेट किया हुआ था। जैसे ही अलार्म बजा, अहमर जल्दी से उठा और उसकी नजर निदा पर पड़ी। निदा हस्बे आदत बेखबर सो रही थी। अहमर को बहुत गुस्सा आया था। निदा उठो और किचन में जाओ। अहमर ने सख्ती से उसे बुलाया। निदा ने जरा की जरा आंखें खोली। मुंदी मुंदी आंखों से अहमर को देखा। आंटी बना रही होंगी नाश्ता, उसने कहा और करवट बदल गई। अहमर के अंदर इश्तियाल की एक लहर उमड़ी और उसने उसे सुलगा कर रख दिया। तुम जानती हो अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, और वैसे भी मैं और ये घर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है निदा। अहमर बावजूद कोशिश के अपने लहजे को तलख होने से नहीं रोक पाया। निदा ने सर घुमाकर हैरत से अहमर को देखा। वह ऐसे तो कभी बात नहीं किया करता था। अहमर, मुझसे सुबह सुबह नहीं उठा जाता, मुझे आदत नहीं है। निदा ने अपने तई शायद उसे जतलाया था। शादी के बाद अपनी आदतें लड़कियों को बदलना पड़ती हैं, वरना क्या। निदा झटके से उठ बैठी। उसकी आंखों से गुस्से की तपिश अहमर के चेहरे को छूने लगी, मगर अहमद ने चंदा परवाह नहीं की। मेरे लिए नाश्ता तुम्हें खुद बनाना होगा। मैं अपनी माँ को इस उम्र में किचन में काम करता नहीं देख सकता। सुना तुमने? अहमद ने दांत कचकचाए। मुझसे नहीं होते ये घर के काम, मुलाजमा रख लो। निदा की आवाज बहुत ऊंची थी। अपनी आवाज नीची करो। वॉशरूम की तरफ जाते जाते वो पलट कर उसके पास आया था। वो दोनों एक दूसरे को खूनख्वार नजरों से देख रहे थे। क्यों ना बोलूं, तुमने ही मुझे पसंद किया था और बड़े मोहब्बत के दावेदार थे।
इतनी जल्दी बदल गए? निदा कंबल पर धकेलती बेड से उतर के अहमर के रूबरू खड़ी हो गई और उसे जताती हुई घूर रही थी। मैं नहीं बदला, ना ही कभी बदलूंगा निदा। तुम इस बात को समझो कि इस घर में और मेरे दिल में तुम्हारी क्या हैसियत है। मुझे नौकरानी बना के रखना चाहते हो, ये है तुम्हारी मोहब्बत। निदा सुलगी। घर की सफाई के लिए मुलाजमा आती है, अब मैंने कपड़ों और बर्तन धोने के लिए भी मुलाजमा रख ली है। ऐसा कौन सा काम है जो तुम करती हो और उसमें मुलाजमा वाली क्या बात है? तुम मेरी बीवी हो और मेरा दिल करता है कि जब मैं ऑफिस जाऊं तो तुम मुझे तैयार होने में मदद दो, मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मुझे गेट तक छोड़ने जाओ। क्या ये ख्वाहिश मेरा हक नहीं है निदा? अहमर ने अपना लहजा कंट्रोल करके नरमी से कहा। मैं नहीं कर सकती ये सब, निदा ने दो टोक अंदाज में कहा। क्या तुम्हें मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं? ये मेरी खुशी है। अहमर की बात पर निदा चुप सी हो गई। कल से मेरे लिए नाश्ता तुम बनाओगी, अम्मी नहीं। उनको अब आराम की जरूरत है, ये तुम्हारा घर है, अब तुम संभालो। अहमर कहता हुआ तैयार होने चल दिया। निदा ने तनफ्फुर से उसे जाता देखा। उसे अहमर का धौंस जमाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो बुरे बुरे मुंह बनाती कमरे में चक्कर काटती रही। उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। अहमर तैयार होकर घर से बाहर जा चुका था। कुछ देर कुड़ने के बाद निदा दोबारा सोने के लिए लेट गई। वो करवट पर करवट बदलती रही मगर उसे नींद नहीं आई तो वो कंबल पर धकेलती बेड से उतरी और कमरे से बाहर आ गई। सुबह सुबह उठने और इस बदमज़गी की वजह से उसके सर में दर्द होने लगा। शकीला सामने ही तख्त पर बैठी थी। निदा का उन्हें देखकर हलक तक कड़वा हो गया, जबकि वो निदा को देखकर मुस्कुराई थी। अहमर जा चुका था। नाश्ता बना दूं बेटा? आप मुझसे इतनी मोहब्बत क्यों जताती हैं? निदा ने कड़े तेवरों से उनसे पूछा तो वो सटपटा गई और उनकी मुस्कुराहट सिमट गई। ये क्या कह रही हो बेटा? तुम बेटी हो मेरी, वो लजाजत से कह रही थी कि निदा ने उनकी बात काट दी। शकीला जहाँ की तहाँ रह गई। एक बात तो बताएं आंटी, क्या मैं शक्ल से आपको इतनी बुद्धू दिखाई देती हूँ? निदा की नाक गुस्से से फूल रही थी। उसने अपने लब भेंचकर अपनी आंखें शकीला पर गोया गाड़ दी थी। उन्होंने नाफहमी से उलझकर निदा को देखा। अहमर को मेरे खिलाफ भड़काती हैं और खुद मेरे सामने मासूम बन जाती हैं और शो ऐसे करती हैं जैसे आप मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। निदा ने झुझक और शर्म को बालाए ताक रखकर कहा तो शकीला का मुंह खुल गया। वो निदा को देखे जा रही थी और जैसे ही उन्होंने कुछ कहना चाहा, निदा हाथ के इशारे से मना करके पांव पटकते हुए दोबारा कमरे में चली गई। वो आंसू भरी आंखों से अपनी अकलौती बहू को जाता देखती रही। उनको निदा से इस बदतमीजी की तवक्को बिल्कुल न थी। अहमर उनकी उम्र भर की पूंजी था और वो निदा को बहुत चाव से ब्याह कर लाई थी। उनको दोनों की खुशी अजीज थी। और निदा क्या कह कर गई थी? शकीला की हैरत दुख और सदमे में बदली तो वो वहीं बैठी रोती रही। रोने की वजह से और टेंशन लेने की वजह से उनके सर में दर्द होने लगा था। अंदर कमरे में निदा टीवी लगाए बैठी थी। टीवी की आवाज बहुत तेज थी। शकीला का दर्द बढ़ता जा रहा था। उन्होंने दोनों हाथों से सर थाम रखा था। उन्हें अपना सर घूमता हुआ सा महसूस होने लगा। दिल में दर्द की टीसें उठ रही थी। उन्हें सांस लेनी दूभर हो रही थी। उन्होंने अपनी धुंधली होती आंखों से निदा को घर से बाहर जाते देखा था। शकीला ने उसे आवाज देना चाही मगर उनकी आवाज गले में ही दबकर रह गई थी। निदा ने शकीला को दोनों हाथों से सर थामे रोते देखा। उसने सर को हकारत से झटका। ड्रामेबाजी, कहती वो बाहर निकल गई। निदा मोहल्ले में किसी के घर गई थी। थोड़ी देर वो वहां बैठी गप्पे मारती रही। जब वापस आई तो उसने शकीला को देखा। वो सहन में गिरी पड़ी थी। निदा को कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। वो लपक कर गई। वो बेहोश थी। निदा एक लम्हे के लिए डर गई। उसे बहुत शर्मिंदगी हुई थी। वो जल्दी से अहमर को फोन करने लगी। शकीला बेहोश थी। निदा उनका सर सहला रही थी जब अहमर घर आया। वो दोनों उन्हें अस्पताल लेकर गए थे। डॉक्टर्स का कहना था कि शकीला ने कोई टेंशन ली है जिसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। डॉक्टर शकीला का बीपी नॉर्मल करने की कोशिशों में लगे हुए थे। उन्हें एडमिट कर लिया गया था। अहमर पागल हुआ फिर रहा था। काफी घंटे बाद वो मुकम्मल होश में आई थी। उन्हें 2 दिन अस्पताल में रखा गया था मगर सारा वक्त वो टुकर टुकर अहमर और निदा को देखती रही। मुंह से कुछ ना बोलती। निदा भी सर झुकाए रहती। अहमर शदीद परेशान था। माँ अगरचे घर आ गई थी मगर वो खामोश थी। अहमर इन्हीं सोचों में गलता रहता। कहाँ उससे गलती हुई? शकीला ने उसे माँ बाप बनकर पाला था। किस मुशक्कत से जिंदगी गुजारी और अब निदा ने उसकी माँ के साथ अच्छा नहीं किया था। अहमर यही बातें सोच सोच कर सुलग रहा था। निदा उसका इंतखाब थी और उसे पछतावों ने आन घेरा था। वो अच्छी बीवी और बहू साबित नहीं हुई थी। अहमर को उसने जी भर के मायूस किया था। वो शोहर की देखभाल क्या करती, वो तो उसकी माँ का भी ख्याल नहीं रख सकी थी। बजाय ये कि वो घर की और घर में रहने वालों की देखभाल करती, निदा ने तो उल्टा अपना बोझ भी उन पर डाल दिया था। अहमर बुरी तरह बददिल हुआ था। अहमर के सर में दर्द हो रहा था। वो अपने लिए चाय बनाने के लिए किचन में गया।
किचन के साथ ही उनका बेडरूम था। निदा के सेल पर कॉल आ रही थी। इतनी रात गई, किसकी कॉल आ गई? बेल मुसलसल हो रही थी मगर निदा कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। अहमर को कोफत हो रही थी। वो अपना चाय का कप वहीं छोड़कर अपने बेडरूम में आया। निदा बेसुध सो रही थी। अहमर को उसकी इस बेखबरी पर ताव आया और वो कुलस कर रह गई। उसने आगे बढ़कर फोन उठाया। निदा की यूनिवर्सिटी की दोस्त फारिहा की कॉल थी। अहमर ने रिसीव की। वो उसे बताना चाह रही थी कि वो सो रही है मगर वो ही बोले जा रही थी, निदा तुम मैसेजेस का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कहीं तुम्हारी सांस मरमरा तो नहीं गई? अच्छा है यार, मर ही जाएं तो जान छूटे। अहमर तो तुम्हारा दीवाना है ही, ऐश करना फिर। वो अपनी रो में कहती चली गई। अहमर की गुस्से से बुरी हालत थी। उसकी सांस बिगड़ गई, तनफ्फुस मोतदल नहीं रहा। शट अप, जस्ट शट अप, वो धाड़ा। दूसरी तरफ से फोन बंद हो गया। अहमर सेल हाथ में लिए निदा को दुख से देखता रहा। निदा वॉइस मैसेजेस करते करते सो गई थी। अहमर जैसे जैसे सारे मैसेजेस सुनता गया, उसके पैरों तले से जमीन निकलती गई। उसने सोई हुई निदा को बाजू से पकड़कर उठाया और पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक थप्पड़ रसीद किया था। निदा के फूल से चेहरे पर निशान उभर आया। वो साकित सी आंखें फाड़े अहमर को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर हुज़्नो मलाल छा गया। उठो, अभी मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ कर आता हूँ। वो अभी एक दुख की शिद्दत में थी। अहमर ने दूसरा झटका दे डाला। तुमने मुझे थप्पड़ मारा अहमर? निदा की आवाज फट फट के निकली। मेरा दिल कर रहा है निदा कि तुम्हें जान से ही मार डालूं। तुमने मेरी अम्मी से बदतमीजी की और उनको इस हालत में पहुंचाया और अपना कारनामा अपनी दोस्त को हंस हंस कर बता रही हो। शेम ऑन यू निदा। तुम्हें मेरे दिल का जरा भी ख्याल होता तो तुम ऐसा कभी ना करती। मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। चली जाओ यहाँ से अभी और इसी वक्त। अहमर ने निदा को बाजू से पकड़कर खड़ा किया। वो कोई अपनी सफाई देने के काबिल ही नहीं रही थी। वो मज़ाक़ खेज वॉइस मैसेजेस फारिहा से कर रही थी, उसे अपनी कारकर्दगी बता रही थी। वो दोनों शकीला का मजाक उड़ा रही थी, रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर रही थी। ना जाने कब निदा की आंख लग गई और उसे मैसेजेस डिलीट करना याद नहीं रहा और वो पकड़ी गई। उठो, वो जो निदा की पलकों पर नमी तक नहीं देख पाता था, आज कैसे वो बिलक बिलक कर रो रही थी और अहमर को कोई परवाह नहीं थी। वो गाड़ी में उसे जबरदस्ती बिठा कर ले गया था। वो रोती रही। कुछ दूर ही उसकी अम्मी के घर के सामने गाड़ी रोककर अहमर ने निदा की अम्मी को बाहर बुलवाकर सारे मैसेजेस सुनवाए और निदा को गाड़ी से उतर जाने का इशारा किया। ज़ैनब सहम कर रह गई। वो इसी दिन से डरती थी। आंटी, अब मैं निदा को अपने साथ नहीं रखना चाहता क्योंकि इसे दिलों में रहने का हुनर नहीं आता। मैं अपनी माँ के लिए निदा जैसी 1000 बीवियां छोड़ सकता हूँ। काश निदा मास्टर डिग्री होल्डर ना होती। काश निदा खूबसूरत ना होती मगर एक खूबसूरत दिल जरूर रखती होती। एहसास से भरा दिल जो अपने तो क्या गैरों के दुख पर भी तड़प उठे। ऐसा दिल जो झुकना जानता हो, जो रिश्तों की कदरों कीमत को जानता समझता और मानता हो। काश आंटी मैंने निदा से शादी ना की होती। काश। वो बेकसी से रो दिया। अहमर वापस चला गया था। ज़ैनब ने रोती हुई निदा को देखा। दुनिया बेवकूफ़ों से भरी हुई है जो अपने आमाल ठीक किए बगैर जन्नत के ख्वाब देखते हैं। ज़ैनब घर के अंदर गई तो निदा भी टूटी फूटी चाल चलती माँ के पीछे चल पड़ी। अब कुछ अच्छा नहीं होने वाला था, ये निदा जान गई थी। निदा सारी रात रोती रही। कभी वो शर्मिंदा होती, कभी उसे वो थप्पड़ याद आता जो अहमर ने उसे मारा था। वो पछतावों में घिर गई। काश कि वो बातें अहमर न जानता। वो सारी रात जलते कुड़ते जाने कब सोई थी। पता नहीं कौन सा वक्त था जब निदा की आंख खुली थी। वो उठ बैठी। वो अपने बेड पर नहीं थी। उसने अपने बाल इकट्ठे करके कैचर में किए। उसे सब याद आता गया कि रात को क्या हुआ था। निदा चारपाई पर बैठी, दोनों हाथों में सर थामे बैठी रही। नमाज का टाइम हो गया है बेटा हसन। ज़ैनब की आवाज़ निदा के कानों में आई। अम्मी जी, मैं वजू कर रहा हूँ। ये आवाज़ हसन भाई की थी। जवेरिया, क्या कर रही हो? हसन भाई ने जवेरिया भाभी से पूछा था। मैं दादू के लिए चाय बना रही हूँ। चाय बना के नमाज पढ़ती हूँ। आप उसामा और हज़ैफा को भी अपने साथ मस्जिद लेकर जाइएगा नमाज के लिए, जवेरिया भाभी ने कहा था। छोटे से घर में आवाजें गूंज रही थी और निदा चोर सी बनी कमरे में दुबकी बैठी थी। वो अचानक सबके सामने कैसे जाएगी? अम्मी कैसे बताएंगी? निदा यही बातें सोच रही थी। आज उसने बहुत महीनों बाद नमाज पढ़ी थी। भाभी, बच्चे, भाई और दादो सब निदा को पहले जैसी गर्मजोशी से मिले। किसी ने उसे कुछ भी नहीं महसूस होने दिया मगर निदा ने कुछ ही दिनों में अंदाजा लगा लिया कि जवेरिया भाभी घर को कितने अच्छे से संभालती हैं। न सिर्फ अम्मी की इज्जत करती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, बल्कि दादों की भी बहुत देखभाल करती हैं। अपने बच्चों को बड़ों की इज्जत करना सिखा रही हैं। निदा को बहुत शर्म आई। वो अब रोती थी। उसे नदामत होती जब वो आम से सस्ते से सूट में भाभी को खुश देखती। भाभी सुबह सबसे पहले उठती थी और सबसे बाद में सोती थी। सबका बहुत ख्याल रखती,
घर का सारा काम खुद करती और कनात पसंद इतनी कि हर हाल में खुश और मगन रहती थी। और उसामा और हज़ैफा कितने ताबेदार बच्चे थे, बुजुर्गों के जेरे साया पल रहे थे। दादो के साथ लेटते तो दादो बच्चों को कलमे पढ़ाया करती, अच्छी अच्छी बातें बताती। हसन भाई आते तो सीधा दादो के पास जाते और उनके साथ लेट जाते और दो दो माओं का प्यार समेट रहे थे। हसन भाई अम्मी और दादो के साथ ही खाना खाते थे। जवेरिया भाभी के चेहरे पर कैसी अलूही सी चमक थी और हसन भाई जवेरिया भाभी से कितनी मोहब्बत करते थे। जवेरिया हसन को उसके सारे रिश्तों से जोड़ कर रखती थी। वो आम सी शक्लो सूरत के मालिक थी, कुछ खास पढ़ी लिखी भी नहीं थी, मगर दिलों में बसने का फन जानती थी। किसी ने भी निदा को कुछ नहीं जतलाया था, सब उसे हाथों हाथ ले रहे थे जैसे हमेशा लिया था। मगर ज़ैनब उसकी तरफ देखती भी नहीं थी। निदा ने हमेशा अच्छा पहना था, अच्छा खाया था। माँ और भाई ने उसे कभी कोई कमी नहीं होने दी थी। कॉलेज के बाद वो यूनिवर्सिटी चली गई, तब भी उसको हसन ने कोई कमी नहीं होने दी। उनके माली हालात कभी अच्छे नहीं रहे थे। निदा यूनिवर्सिटी से फारिग हुई तो उसकी शादी हो गई। उसे घर गृहस्थी का कुछ पता नहीं था, उसने हमेशा लिया ही लिया था, कभी बदले में किसी को कुछ नहीं दिया था। उस दिन भाभी और भाई दादो को डॉक्टर के पास लेकर गए हुए थे। निदा माँ के पास आकर बैठ गई। वो सब्जी बना रही थी। अम्मी मुझे माफ कर दे, मेरे दिल पर बहुत बोझ है। निदा फूट फूट कर रो दी। क्यों माफ कर दूं तुम्हें? मेरी नजरों से दूर हो जाओ। ज़ैनब ने मुंह मोड़ लिया। आप मेरे साथ ऐसे कैसा कर सकती हैं अम्मी? आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं। निदा ने बेचारगी से कहा तो उन्होंने उसे घूर कर देखा। जब तुम अपनी माँ की सारी जिंदगी की मेहनत ऐसे जाया कर सकती हो तो मैं नाराज होने का हक भी नहीं रखती क्या? अम्मी मुझे माफ कर दें। क्यों माफ कर दूं तुम्हें? कभी माफ नहीं करूंगी। तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो निदा? मेरा सर झुका दिया, मुझे शर्मिंदा करवा दिया। मेरी तरबियत पर ऐसे उंगली उठेगी मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। वो अपना चेहरा ढांप कर रोने लगी। अम्मी मत रोएं। निदा ने उनके हाथ चेहरे से हटाने चाहे। ज़ैनब बिफर गई। क्यों ना रोऊं मैं इतनी कम ज़र्फ बेटी की माँ हूँ जो अपनी सास के लिए अपने दिल में जगह नहीं बना सकी। मुझे बताओ, तुमने कभी बचपन से आज तक देखा कभी कि मैंने तुम्हारी दादी के साथ ऐसा नारवा सलूक किया हो? मैंने उनकी हमेशा इज्जत की, उनसे अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत की। मोहब्बत करना पड़ती है। ये जो रिश्तों का जाल होता है ना, इसकी हिफाजत औरत को ही करना पड़ती है। सब रिश्तों को इस मोहब्बत के जाल में समेट कर रखना, कुर्बानियां देना, सिला रहमी करना। और बहुत सी औरतें तो ऐसी भी होती हैं जो सारी जिंदगी घर बनाती रहती हैं, रिश्ते निभाती रहती हैं और फिर भी उन्हें कोई सिला भी नहीं मिलता। तुम तो खुश नसीब हो कि तुम्हें इतनी अच्छी सास मिली, मगर तुमने उस औरत की कदर नहीं की। तुफ है तुम पर। काश तुम मेरी बेटी ना होती। सोचो अब अकेले में बैठ के 22 साल तुम्हारा ख्याल रखने वाली माँ ने बदले में तुमसे क्या मांगा था? जब तुम रुखसत हो रही थी तो मैंने तुमसे क्या कहा था? ज़ैनब की रो रो के हिचकी बंद गई थी। उनका अंदाज सवालिया था। अम्मी आपने कहा था कि निदा अपनी माँ की तरबियत की लाज रखना और अपनी तालीम की भी इज्जत करना, और तुमने क्या किया निदा? माँ को एक खुशी भी नहीं दे सकी। तुम अपनी माँ का एहसास नहीं कर पाई तो अपनी शोहर की माँ का क्या ख्याल करती? कोई लिहाज होता है, कोई मुरव्वत होती है। तुमने तो हद ही कर दी। पहले स्कूल, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाती रही। तुम्हारे गीले तौलिए कौन समेटता था? तुम्हारा कमरा कौन सेट करता था? कोई जिन नहीं रहता था घर में। वो मैं ही थी जो हर गुजरते दिन के साथ अपने बदन में थकन भर रही थी। शायद वो मेरी ही गलती थी कि तुम पर कोई जिम्मेदारी नहीं डाली। खुद सारी जिंदगी सस्ते कपड़े पहने और तुम्हें फैशन के मुताबिक पहनाया कि तुम अपनी दोस्तों में खुद को कमतर ना समझो। तुम्हारी तालीम पर औकात से बढ़कर खर्च किया, इसलिए कि तुम इंसान और इंसानियत को समझ सको, जीने का शऊर मिल सके। सारी उम्र मैंने सिर्फ तुम्हें देखा, तुम्हें चाहा और तुमसे एक ही चीज मांगी थी, वो भी तुम माँ को नहीं दे पाई। चलो जाओ मेरे सामने से, वरना मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी। ज़ैनब ने निदा को धक्का दिया था। वो रोती रही, ज़ैनब भी रोती रही, मगर उनका मलाल कम हुआ ना ही निदा पर गुस्सा। ज़ैनब निदा को उसके घर छोड़ने गई थी। उन्होंने जाते ही शकीला और अहमर के सामने हाथ जोड़ दिए थे। निदा ने भी अपने सास के पांव पकड़ के माफी मांगी थी। वो दिल से शर्मिंदा थी। अहमर चुप था। शकीला बाजी, मुझे माफ कर दें, मेरा सर शर्म के मारे आपके आगे झुका हुआ है। निदा का जुर्म बहुत बड़ा है, मगर आप इसे एक मौका दें ताकि ये खुद को सुधार सके। हर बार ससुराल वालों पर ही इल्जाम रखा जाता है और माएं अपनी बेटियों का ही साथ देती हैं, जबकि बहुत सारी निदा जैसी लड़कियां भी होती हैं जो नए घर में जाकर उनके मुताबिक खुद को ढालने की कोशिश नहीं करती। अपनी जिम्मेदारियों को खुश उसलूबी से निभाने की बजाय बेपरवाही बरतती हैं और अपनी आकबत नाअंदेशी की बदौलत अपना घर खराब कर लेती हैं।
मैं मानती हूँ ऐसे ससुराली भी होते हैं जो अपनी बहुओं का जीना महाल कर देते हैं, मगर निदा खुश नसीब है कि उसे आप जैसी सास मिली और अहमर जैसा सुलझा हुआ शोहर मिला। ये आप कैसी बातें कर रही हैं ज़ैनब बहन? निदा ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप माफी क्यों मांग रही हैं? मुझे अहमर ने बताया था कि निदा की तबीयत ठीक नहीं, मैं इसलिए उसकी अम्मी के पास उसे छोड़ आया हूँ। मैंने काफी दफा कहा कि मुझे अपनी बेटी से मिलना है, मुझे ले चलो, मगर अहमर तो कहता रहा कि अभी तो मैं मसरूफ हूँ। शकीला की बात पर ज़ैनब ने पहले अहमर फिर निदा को देखा। निदा पर घड़ों पानी पड़ गया। दोनों माँ बेटा कितने अच्छे थे। बेटे ने माँ से और माँ ने बेटे से निदा का पर्दा रखा हुआ था। निदा का दिल गिरिये से लर्जने लगा। वो एक बार फिर शकीला की गोद में सर रखकर रो दी। निदा दिल से नादिम थी। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।